नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साहित्य की अगली क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में आपको हम बताएंगे अंबिका दत्त व्यास जी के विषय में। अंबिका दत्त व्यास के बारे में पूरा आपको परिचय मिलेगा। इसके अलावा इनके जो ग्रंथ हैं, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनके बारे में मिलेगा, और इनकी जो फेमस रचना है, प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में जिसको हम जानते हैं शिवराज विजयम, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। एग्जाम के हिसाब से आपको सब कुछ मैटर बताया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि सारा मैटर यहां आपको मिलने वाला है। दोस्तों, लगातार क्लासेज आपको मिल रही हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। फटाफट जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, देखिए ये हमारी आज की क्लास रहेगी अंबिका दत्त व्यास। ये हमारा टॉपिक रहेगा, क्योंकि इसमें से भी आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो निश्चित रूप से पूछे जाएंगे और पहले भी पूछ लिए गए हैं, तो वो मैं इसमें शामिल कर दिए हैं। ठीक है, उसको मैं वहां बता दूंगा आपको कि कौन सा सवाल है जो आपके आ सकता है और किस तरह से आ सकता है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय से संबंधित अंबिका दत्त व्यास जी के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, यहां पर लिखा है सबसे पहले, संस्कृत में उपन्यास विधा के ये प्रणेता माने जाते हैं। सबसे पहली लाइन ही कमाल की लाइन है। कैसे? मान लो आ जाता है कि संस्कृत में उपन्यास विधा के प्रणेता या जनक किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा अंबिका दत्त व्यास जी को कहा जाता है। ठीक है ना? तो पहली लाइन से ही प्रश्न आपका तैयार हो जाता है। संस्कृत में उपन्यास विधा के प्रणेता अंबिका दत्त व्यास जी को मानते हैं। इसके बाद में नीचे लिखा है, संस्कृत के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार। देखिए, यहां से भी आपका प्रश्न बनता है, संस्कृत के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार अंबिका दत्त जी को मानते हैं। ठीक है ना? ऐसे आगे चलिए। आगे अब इनका जन्म समय के बारे में हम बता रहे हैं। जन्म समय, इनका जो जन्म समय है वो माना जाता है 1858 ईस्वी में। ठीक है, 1858 ईस्वी इनका समय माना जाता है। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनकी मानी जाती है 1900 ईस्वी में। कब मानी जाती है? 1900 ईस्वी में। ठीक है ना? तो जन्म हो गया और इधर मृत्यु का समय हो गया। इसके बाद में है जन्म स्थान की बात। इनका जो जन्म स्थान है वो है मानपुर जयपुर, यानी मानपुर जयपुर के अंदर है, ये इनका जन्म स्थान है। इसके बाद में कार्य क्षेत्र की बात करें कि इनका कार्य क्षेत्र कहां रहा है। भाई, जन्म तो जयपुर में हो गया, लेकिन जयपुर इनका कार्य क्षेत्र नहीं रहा, तो कहां रहा फिर? कार्य क्षेत्र रहा है बिहार। इन्होंने जितना भी काम किया वो बिहार में रह के किया है। और इनकी जो शिक्षा हुई है वो हुई है काशी में। देखिए, जन्म तो जयपुर में हुआ है, कार्यक्षेत्र बिहार में रहा है, और इनकी शिक्षा हुई है काशी में। ऐसे आपको ध्यान रखना है इसमें। इसके बाद में देखिए, इनकी फैमिली के बारे में जानते हैं। प्रपितामह, इनके जो प्रपितामह हैं वो पंडित राजा राम व्यास जी को मानते हैं। कौन है? राजा राम व्यास जी हैं। और इनके जो पिता हैं, इनके पिता का नाम है पंडित दुर्गादत्त व्यास। कौन है पिताजी? पंडित दुर्गादत्त व्यास, याद रखना। इसके बाद में है इनका उपनाम। इनका जो उपनाम है, जो फेमस है, वो है अभिनव वाण या आधुनिक वाण, यानी इनको अभिनव वाण की उपनाम से भी जानते हैं और आधुनिक वाण के उपनाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये बहुत ही मोस्ट है। मान लो कई बार पूछा जाता है कि आधुनिक बाण किसे मानते हैं, या आधुनिक बाण कौन है, या फिर अभिनव बाण किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा अंबिका दत्त व्यास को कहते हैं। अंबिका दत्त व्यास आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना मित्रों? अब आगे देखिए, यहां उपाधि हमने बताई है आपको। उपाधियां कौन कौन सी हैं इनसे संबंधित, इनको कौन कौन सी उपाधियों से विभूषित किया जाता है, वो मैंने एक साथ यहां पर सारी उपाधियां लिख दी हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है महाकवि भारत भूषण। क्या लिख रहा है? महाकवि भारत भूषण। ये इनकी उपाधियां बता रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि उपाधियों में से आपका सवाल जरूर बनेगा। इसके बाद में है सुकवि की उपाधि है।
किसकी है? सुकवि, सुकवि की उपाधि हो गई। इसके बाद में है घटिका शतकी, घटिका शतकी की उपाधि हो गई। इसके बाद में शतावधान की उपाधि हो गई इनको, इसकी शतावधान की। और फिर है शतावधानी, ये इनकी उपाधियां हैं। महाकवि, भारत भूषण, सुकवि, घटिका शतकी, शतावधान और शतावधानी, ये सभी उपाधियों को आप ध्यान रखोगे। इनमें से कैसे भी सवाल आ सकता है, आपका गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे आपको समझना होगा। ठीक है ना? तो यहाँ तक जितने भी फैक्ट बताए हैं वो सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहाँ जितना भी कुछ मैं बताऊंगा वो सारा का सारा मोस्ट होगा, उसमें कोई भी फालतू की चीज नहीं बताई जाएगी। ठीक है ना? तभी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि सबका निचोड़ है इसमें। जितना भी मैटर आप पढ़ रहे हैं किताब इत्यादि से, जो भी हमने किताबें इकट्ठी की हैं, नोट्स बनाए हैं, उन सब का निचोड़ निकाला है फ्री, और वो निचोड़ आप तक पहुंचा रहे हैं हम। ठीक है ना? इसलिए ये वेरी वेरी मोस्ट है। इसके बाद में आगे चलते हैं गोत्र। गोत्र की बात करें तो गोत्र में याद रखना है पाराशर गोत्र है इनका। कौन सा है? पाराशर गोत्र है। अब रीति की बात करते हैं, रीति कौन सी है इनकी? तो रीति पांचाली रीति है। कौन सी रीति है? पांचाली रीति। इसके बाद में शैली की बात करें तो दीर्घ समास युक्ता शैली इनकी है, यानी दीर्घ समास युक्त शैली मानी जाती है। इसके बाद में गद्य जो लिखा है वो किस प्रकार का गद्य है इनका? तो वो है उत्कालिका प्राय। उत्कालिका प्राय गद्य के प्रकार आपको बताए थे, तो वहां पर उत्कलिका प्राय एक गद्य का प्रकार था, वही गद्य का प्रकार है इनका। अंबिका दत्त व्यास जी ने जो गद्य लिखा है वो उत्कलिका प्राय प्रकार का जो गद्य है वो ही गद्य है इनका। ऐसे आप ध्यान रखो। तो ऐसे करके इनको फैक्टों को ध्यान रखना है, कॉपी में नोट कर सकते हैं, बार बार उनको सुनते रहिए, देखते रहिए, निश्चित रूप से याद हो जाएंगे। पेपर में आपको निश्चित सवाल मिलेंगे इनमें से दोस्तों। ठीक है ना? चलिए अब आगे हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, कितनी इनकी रचनाएं हैं, वो सारी बात आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं दोस्तों। अब चलिए मित्रों आगे चलते हैं। आगे अब रचनाओं की बात करते हैं कि आखिर इनकी कौन कौन सी रचना है और कितनी रचना है। चलिए देखते हैं। लिखा है सबसे पहले कुल रचनाएं। ठीक है? तो कुल रचनाओं में याद रखना है 78 इनकी कुल रचनाएं हैं। ठीक है? कितनी रचना मानी जाती है? 78। अब इनमें से भी प्रकाशित होने वाली रचना 52 मानी जाती है, 52। कितनी? 52 प्रकाशित हुई है, लेकिन कुल रचनाएं 78 हैं, ऐसे ध्यान रखेंगे। अब इनमें से आपकी जो मुख्य रचना है, मुख्य रचना वो है आपकी, यहां पर मैंने नाम लिखा है शिवराज विजयम। ये सबसे महत्वपूर्ण रचना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सवाल इसी में से पूछा जाएगा, इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे आगे। इसमें से निश्चित रूप से सवाल आएगा आपका, कोई संदेह नहीं है, गारंटी से हम कह सकते हैं कि इसमें से सवाल आएगा। ठीक है? जो कुछ मैटर हम बताएंगे उसमें से 99% आपको सवाल मिल जाएगा। 1% में हो सकता है कोई अलग से कहीं से पूछ लें, एक आध सवाल ऐसे आ जाते हैं जो कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। ठीक है ना? ऐसे। इसके बाद में दूसरे नंबर पर लिख रहा है सामवतम, ये सब इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद में है कथा कुसुमम, इसके बाद में है मित्रालाप। अब देखो आगे है रचना लिखी हुई है धर्मा धर्म कलकम, देखिए धर्मा धर्म कलकम, और लास्ट है गद्य काव्य मीमांसा। इस तरह से मित्रों इनकी रचनाएं हो जाती हैं 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 रचना हमने बताई है मुख्य रचनाओं में। लेकिन इनमें भी एक रचना है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, वो आपको समझनी है, उसके बारे में हम डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। उसमें से सवाल आएंगे, गारंटी से आएंगे। अब कहां कहां से क्या सवाल बन सकता है वो हम अभी बताएंगे आपको आगे, जब उसके बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है? तो अब तक जितना आपको मैटर बताया है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, उसको बार बार आप सुनते रहिए। चाहे आप खाना बना रहे हैं तब आप सुन लीजिए, आप मान लो खाना खा रहे हैं तो आप मोबाइल को चलाकर छोड़ दीजिए, आप नहा रहे हैं तो मोबाइल को चलाकर छोड़ दीजिए। आप सुनते रहेंगे
तब भी याद कर पाओगे, क्योंकि सुनने से चीजें जल्दी याद होती हैं। यही साइकोलॉजी है। आप ऐसा करके देख लीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत जल्दी याद होगा। आप किसी चीज को सुनोगे, ठीक है, और देखोगे और सुनोगे, ये दोनों काम यदि करते हो तो फिर तो ये मानो कि बहुत ही जल्दी याद हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे तो चलिए आगे देखते हैं। शिवराज विजयम के बारे में हम आपको पूरी डिटेल बता रहे हैं, जो कि इनकी फेमस रचना है। चलिए समझते हैं शिवराज विजयम को। चलिए दोस्तों, यहां स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है शिवराज विजयम। ये इनकी फेमस रचना है। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि क्या है इसमें। चलिए देखिए, लिखा है सबसे पहले, संस्कृत का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है ये। इनकी जो विधा है वो उपन्यास है, यानी उपन्यास विधा में इन्होंने रचना लिखी है। जैसे बहुत सारी रचनाएं कथा, आख्यायिका इत्यादि में, महाकाव्य इत्यादि के रूप में लिखी गई हैं, लेकिन इन्होंने जो रचना लिखी है वो है उपन्यास के रूप में, ठीक है ना। ऐसे तो संस्कृत का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास किसे कहते हैं, ऐसा सवाल आएगा तो उत्तर होगा शिवराज विजयम को कहा जाता है। किसको? शिवराज विजयम को। या फिर प्रगतिशील उपन्यास इसे कह सकते हैं, प्रगतिशील उपन्यास भी इसे कहा जा सकता है, ठीक है ना। ऐसे या फिर यूं कहें कि 19वीं शताब्दी का सुंदरतम गद्य काव्य कौन सा है, तब भी आपका जवाब होगा शिवराज विजयम। बात को समझना, 19वीं शताब्दी का सुंदरतम गद्य काव्य शिवराज विजयम को कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे आप ध्यान रखें। आगे चलिए, आगे यहां पर नामकरण के विषय में लिखा है हमने। नामकरण, तो नामकरण किस आधार पे हुआ है? लिखा है कि नायक के नाम के आधार पर नामकरण किया गया है। किसके आधार पर? नायक के नाम के आधार पर, क्योंकि इसमें नायक शिवाजी हैं। शिवाजी को शिवबीर या शिवराज भी कहते हैं। उन्हीं के आधार पर नाम रख दिया शिवराज विजयम, क्योंकि शिवाजी जो हैं उनको शिवराज भी कहते हैं। तो शिवाजी की जो विजय होती है इसमें, इसलिए नाम रखा है शिवराज विजयम, ऐसा, ठीक है ना। आगे देखो, इसमें कथानक के बारे में बता रहे हैं कि भाई इसमें कथानक क्या है, मुख्य विषय वस्तु क्या है इसमें, यह भी आपको शॉर्ट में पता होना चाहिए। तो लिखा है शिवाजी व औरंगजेब के बीच युद्ध वर्णन। एक तो ये बात ध्यान रखनी है, यानी शिवाजी और औरंगजेब के बीच में युद्ध का वर्णन है। इसके अलावा अफजल खां की हत्या व शिवाजी चरित्र वर्णन और उनकी दिग्विजय का वर्णन इसमें मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि इस रचना में आखिर क्या है। औरंगजेब और शिवाजी के बीच में जो युद्ध होता है उसका पूरा वर्णन मिलेगा। इसके अलावा अफजल खां की जो हत्या होती है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। शिवाजी का कैसा चरित्र है, पूरी डिटेल उसकी मिलने वाली है, और उनकी दिग्विजय का वर्णन इसमें प्राप्त होता है, ठीक है ना। आगे चलिए, अब बात करते हैं इनकी रचना कब हुई है। तो रचना के बारे में लिखा है 1898 ईस्वी में रचना की गई है इसकी, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं शिवराज विजयम को, ये इसकी रचना हुई है 1898 में, लेकिन प्रकाशन जो हुआ है वो 1900 ईस्वी में हुआ है इसका। रचना हालांकि 1898 में हो चुकी, लेकिन प्रकाशन जो किया गया है वो 1900 ईस्वी में किया गया है इसका। आगे चलिए विधा की बात करें कि भाई किस विधा के अंतर्गत रखा जाता है। तो उपन्यास, पहले ही बता दिया है, ये उपन्यास विधा में इसे माना जाता है। अब है गुण, आगे लिखा है गुण। तो गुण में याद रखना है प्रसाद गुण है इसमें। प्रसाद गुण कौन सा होता है ये तो मैं आपको गुण पढ़ाते समय ही बता चुका हूं, ठीक है ना। तो याद रखना है प्रसाद गुण। अब बात आती है विभाजन की। इसका जो विभाजन किया गया है वो किस तरह से किया गया है। देखिए, विभाजन किया गया है मित्रों, एक तो विराम के आधार पर। विराम, वैसे मुख्य रूप से जो विभाजन हुआ है वो हुआ है निश्वासों में। किसमें? निश्वास। तो विभाजन निश्वासों में हुआ है टोटल। तो इसमें देखिए टोटल निश्वास हैं 12 निश्वास हैं। कितने? 12 निश्वास हैं इसमें।
और विराम की बात करें तो इसमें 3 विराम है टोटल। एक विराम के अंदर 4 निश्वास हैं, तो अब 3 विराम इसमें टोटल बनते हैं। जैसे एक विराम हो गया, एक विराम में 4 निश्वास हो गए, फिर दूसरा विराम हो गया, उसमें आपके 4 निश्वास हो गए, तो 8 निश्वास हो गए। उसके बाद में तीसरा विराम हो गया, उसमें भी 4 निश्वास हो गए, तो टोटल मिला के 4 4 4 यानी कि 4 तिया के 12 निश्वास टोटल हो जाते हैं। यदि प्रश्न आता है कि कितने निश्वास हैं, तो उत्तर होगा 12 निश्वास हैं। किसमें विभाजन किया गया है? निश्वासों में। अब निश्वास ऑप्शन में नहीं है तो विराम आएगा, तो विराम ध्यान रखना है, 3 विराम है इसमें टोटल। 3 विरामों के रूप में भी इसका डिवाइडेशन किया गया है। ठीक, आगे चलिए। आगे देखिए, यहां पर नायक और नायिका के बारे में बता रहे हैं। चलिए, नायक के बारे में लिखा है शिवाजी नायक हैं इसमें। अब इनकी माता पिता कौन हैं उसको भी याद रखना है। तो नायक कौन है? शिवाजी। शिवाजी को शिववीर भी कहते हैं और शिवराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवराज, ऐसे। तो शिवाजी को शिवराज भी कहा जाता है। इनकी माता का नाम है जीजाबाई। क्या है? जीजाबाई। और पिताजी हैं शाहाजी भोंसले। कौन है? शाहाजी भोंसले। याद रखना, शिवाजी की माता जीजाबाई, पिताजी हैं शाहाजी भोंसले। शिवाजी को शिवराज भी कहा जाता है। आगे नायिका की बात करते हैं। नायिका, तो आपको बता दें दोस्तों कि नायिका इसमें कोई भी नहीं है, इसलिए यह नायिका विहीन है। इसमें कोई भी नायिका नहीं है, ये नायिका विहीन रचना है, ऐसे समझना है आपको। आगे इसमें उपनायक लिखा है कि उसमें उपनायक कौन है, तो इसमें है रघुवीर सिंह। उपनायक किसे कहते हैं, किसको मानते हैं इसमें? रघुवीर सिंह को। किसको? रघुवीर सिंह को। तो उपनायक याद रखना है, नायिका याद रखनी है और नायक याद रखना है। इसके बाद में है प्रतिनायक। प्रतिनायक है औरंगजेब और अफजल खां। इसमें 2 प्रतिनायक ध्यान रखने हैं, औरंगजेब और अफजल खां। आगे देखिए, आगे है रस की बात करें कि प्रधान रस कौन सा है, तो इसमें है वीर रस और श्रृंगार रस, ये प्रधान रस है इसमें। इसके बाद में रीति की बात की जाए तो रीति इसमें पांचाली रीति है दोस्तों, पांचाली रीति है इसके अंदर। ठीक है ना, ऐसे। तो ये इसमें मोस्ट फैक्ट जो हैं वो बता दिए कि नायक है, नायिका के बारे में, प्रतिनायक, उपनायक, रस, रीति, रचना, विधा, प्रकाशन कब हुआ है, गुण कौन सा है, विभाजन किस तरह से किया गया है, ये सारी डिटेल आपको अच्छे से समझा दी है। इन्हीं में से सवाल पूछा जाएगा। सवाल आ गया कि उपनायक कौन है, या फिर प्रधान रस कौन सा माना जाता है, या फिर इसका विभाजन किस तरह से किया जाता है, या फिर कौन सा गुण माना जाता है, या फिर कौन सी रीति मानी जाती है। इस तरह से सवाल बन सकते हैं, इसलिए हमने सारे फैक्ट बता दिए, कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, बस याद रखना है इनको। अब चलिए दोस्तों आगे है, देखिए शिवाजी का निवास। तो शिवाजी का निवास कहाँ माना जाता है? लिखा है प्रताप दुर्ग महाराष्ट्र। तो इनका निवास माना जाएगा प्रताप दुर्ग महाराष्ट्र में इनका निवास है, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। अब देखिए हम आपको सारा कुछ मैटर बता चुके हैं, अब इसमें क्या कथा वस्तु है आखिर वो भी जानना बहुत जरूरी है। ये तो हमने इसमें जो मेन फैक्ट हैं वो आपको समझा दिए हैं, लेकिन आखिर इसमें कथा वस्तु क्या है, इसमें क्या होता है, किसका वर्णन मिलता है, उसको शॉर्ट में समझना बहुत जरूरी है। तो मैं अब इसकी कथा वस्तु को आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। देखिए कथा वस्तु, ठीक है, या कथानक, अच्छे से सुनना, मैं कथानक समझा रहा हूं। कथानक के बाद में इसकी जो सूक्तियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं इसकी कथानक के बारे में जानकारी। आखिर क्या है इसमें कथानक, क्या कथा वस्तु है, एक बार आप शॉर्ट में समझ लीजिए। चलिए सुने अच्छे से। श्रीमद् भागवत की पंक्ति, विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, इससे उपन्यास का प्रारंभ होता है। ठीक, यानी अभी जो हमने पंक्ति बताई, विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, इस पंक्ति से इस उपन्यास का
प्रारंभ होता है। प्रारंभ में मराठा केसरी शिवाजी मुगलों से संघर्ष प्रारंभ करते हैं। शिवाजी की विजय यात्रा को देख करके बीजापुर दरबार से अफजल खां को युद्ध करने के लिए भेजा जाता है। अफजल खां भीमा नदी पर अपना डेरा डाल देता है। जंगल में एक ब्राह्मण कन्या सौवर्णी की यवन युवक से रक्षा करते हुए गौर सिंह और श्याम सिंह द्वारा यवन युवक की हत्या कर दी जाती है। आगे गौर सिंह उदयपुरवास की अपनी कथा सुनाते हैं, यानी उदयपुरवास जब करते हैं वहां की कथा सुनाते हैं। रघुवीर सिंह सौवर्णी से प्रेम करने लगता है। समझना, औरंगजेब की बहन रोशन आरा शिवाजी पर मुग्ध हो जाती है। राजा जयसिंह के प्रयासों से शिवाजी और मुगलों के बीच संधि होती है। दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए शिवाजी को धोखे से नजरबंद कर लिया जाता है। यहां पर धोखे से उनको नजरबंद कर दिया जाता है। गुप्त वेश में आकर के रघुवीर सिंह शिवाजी को मुक्त करा लेता है। बाद में शिवाजी द्वारा रघुवीर सिंह व सौवर्णी कन्या का विवाह करा दिया जाता है और रघुवीर सिंह को मंडलेश्वर पद से सुशोभित किया जाता है। शिवाजी योगीनाथ से विजय का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं? योगीनाथ से विजय का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। योगीनाथ ने युधिष्ठिर के काल में समाधि लेकर विक्रमादित्य के काल में आंखें खोली और विक्रमादित्य के काल में समाधि लेकर के दुराचार के काल में आंखें खोली, ऐसा बताया जाता है। अंत में शिवाजी सभी किलों पर और महाराष्ट्र पर पुनः अधिकार करके सतारा को अपनी राजधानी बना करके सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो ये थी दोस्तों कथा वस्तु। इसमें क्या कथा वस्तु है मैंने बहुत ही सुंदर ढंग से आपको यहाँ पर बताई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी कि आखिर इसमें क्या कथा वस्तु है, क्या इसमें चलता है, कौन क्या इसमें है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा यदि आपने ये कथा वस्तु सुनी होगी तो। ठीक है, अब चलते हैं आगे इसमें मैं आपको सूक्ति बता रहा हूं फ्रेंड्स। देखिए, चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। आगे इसमें देखिए लास्ट में मैं आपको सूक्तियां समझा रहा हूं। इसमें सूक्तियां कौन कौन सी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आ सकती हैं वो सूक्ति मैं बता रहा हूं। यहां पर टोटल 4 सूक्तियों की हम बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारी सूक्तियां, लेकिन 4 सूक्ति जो मोस्ट हैं वो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, जो एग्जाम में पूछी गई हैं और पूछने की संभावना है। चलिए अर्थ भी बताऊंगा जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहली सूक्ति है विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। जो हमने अभी आपको कथानक बताया था उसमें भी ये लाइन हमने बताई थी, क्योंकि इस उपन्यास का जो प्रारंभ है वो इसी लाइन से हुआ है। समझ गए ना? इसका मतलब है दोस्तों कि यह सारा संसार विष्णु की माया देवी लक्ष्मी द्वारा सम्मोहित है। पूरा संसार, पूरा जगत, ऐसा इसका मतलब है। आगे लिखा हुआ है सेकंड नंबर पर सूक्ति में कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम। बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है ये, बहुत ही प्रसिद्ध। शिवाजी कहते हैं इसमें, शिवाजी ने एक प्रतिज्ञा ली है कि कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम, अर्थात या तो कार्य ही पूरा करूंगा या फिर देह का त्याग कर दूंगा, ऐसा यहां पर कहा गया है इस सूक्ति के अंदर। ठीक है ना? अगली सूक्ति देखो 3 नंबर पर, सत्यम ने लक्षितम मया समय वेग है। सत्यम ने लक्षितम मया समय वेग है। क्या मतलब हुआ इसका? योगी राज कहते हैं सच में ही मुझे समय के निकलने का पता नहीं चला। ठीक, ये इसका मतलब है। लास्ट और चौथी सूक्ति है हमारी इसमें, भवादृश ही ने ज्ञायते काल वेग है।
अर्थात आप जैसे योगी पुरुषों को समय के वेग का पता नहीं चलता, समय वेग कब कैसे चल रहा है इसका पता नहीं चलता। तो ऐसे हमारी ये 4 सूक्तियां हो जाती हैं। चारों सूक्तियों का मैंने आपको अर्थ भी समझाया है, अच्छे से बताया भी है, और इसमें जो भी मैटर आपको समझाया है उसको सरल तरीका से बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगता है तो एक लाइक करें और अपने दोस्त जितने भी हैं उन तक पहुंचाइए, जिससे उनको भी लाभ इससे मिले। दोस्तों, लगातार क्लासेज यदि आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे ही लगातार क्लासेज आपको यहाँ मिलती रहेंगी। दोस्तों, तो चलिए ऐसे ही अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से सुनिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती। आपको लगातार कोशिश करनी है, लगातार आपको प्रयास करना है। दोस्तों, बिल्कुल भी आपको कंजूसी नहीं करनी है, मेहनत करनी है ईमानदारी से। यदि आप ईमानदारी से मेहनत नहीं करोगे तो ये मानकर चलो कि ये मौका जो है एक बार यदि हाथ से निकल गया तो फिर आप कितनी भी पछताओ, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, सिर्फ आपको पछतावा मिलेगा, पछतावा मिलेगा आपको। इसलिए मेहनत पर विश्वास रखो, इधर उधर कहीं भी समय खराब मत करो। आप मोबाइल में सिर्फ आप पढ़ाई से संबंधित चीज़ देखिए, आप मोबाइल को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए काम में लीजिए। आप फालतू के लिए समय खराब करने में आप मोबाइल का यूज नहीं करें, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही कीमती है। इसलिए कोशिश लगातार करते रहें। कहते हैं कि कोशिशें इंसान को नाकाम कर सकती नहीं। मंजिलें ना भी मिले तो फासले घट जाते हैं, मंजिलें ना भी मिले तो फासले घट जाते हैं। इसलिए फासले आपको कम करने हैं, मंजिल तक पहुंचना है तो लगातार प्रयास करना होगा, लगातार कोशिश आपको करनी होगी। कहा भी जाता है दोस्तों कि हर मुश्किल कल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, और विश्वास हो अपने श्रम पर तो मरुस्थल में भी जल होगा, मरुस्थल में भी जल होगा। एक शानदार एक पंक्ति मैं आपको और कहना चाहूंगा कि खाली नहीं जाती कुर्बानी, एक दिन रंग लाती है, लगनगर हो सच्ची तो मंजिल खुद चली आती है, मंजिल खुद चली आती है। इसलिए लगन और ईमानदारी से अपनी मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए। कोई ताकत नहीं जो आपको मंजिल तक पहुंचने से रोक सके। इसलिए निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, एक सीट पक्की होगी। बस इसी विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ और सकारात्मक सोच के साथ में आप लगे रहिए, लगे रहिए। निश्चित सफलता मिलेगी दोस्तों। बस विश्वास रखो खुद पर और तैयारी रखो ईमानदारी से। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सबके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।